हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ जूली और अंकित हैं। तो जैसा कि अभी आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका इंडिया आए हैं एंड वो 16 जून से 9 जुलाई तक 3 ओडीआईज, एक टेस्ट और 3 टी20 आईज मैचेस खेलेंगे। तो ओडीआई मैचेस 19 से 23 बैंगलोर में खेले जाएंगे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ये मैचेस 1:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर टेस्ट होगा, एक वन ऑफ टेस्ट, वो 28 से 1 को शेड्यूल किया गया है चेन्नई में। वो सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा। एंड टी20 आईज भी 3 मैचेस हैं, वो 5 से 9 तारीख तक चेन्नई में 7 बजे खेला जाएगा। तो अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया का कल ही एक वॉश आउट हो गया था, जो उन्होंने मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच। बट अब ये न्यू स्टार्ट होने वाला है 16 को। तो हम थोड़ा स्क्वाड डिस्कशन कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया पे हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो जूली, हाय, मैं आपसे पहले पूछूंगी कि आप इंडिया का प्लेइंग 11, इंडिया का स्क्वाड और इंडिया की तैयारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सीरीज है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछली बार ये दोनों टीमें कब खेली थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। और उसके पहले अगर हम देखें 1 साल पहले, तो 2021 में एक बायलैटरल सीरीज हुई थी, जब साउथ अफ्रीका ने इंडिया का टूर किया था। लखनऊ के अंदर वो सारी सीरीज खेली गई थी। हालाँकि तभी साउथ अफ्रीका ने 4-1 से वो सीरीज जीती थी। पर इस बार इंडिया के पास मौका है टू रिडीम देमसेल्व्स, और देखते हैं कि क्या इंडिया अपनी छाप छोड़ पाती है कि नहीं उनके होम ग्राउंड के ऊपर। पर जैसे कि हम यहाँ पे स्क्वाड्स देख सकते हैं, और प्रशस्ति, जैसे कि आपने मुझे कहा कि एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले ओडीआई के लिए, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी बेंगलुरु के अंदर 16 जून को। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमारा सेट होगा। स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा, जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इतने सालों से चलता आ रहा है इंडियन टीम के लिए, तो मेरे ख्याल से ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग जरूर करेंगे इंडियन टीम के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अगर जेमिमा रॉड्रिग्स को फिटनेस वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि अभी वो स्क्वाड में ज़रूर शामिल है, बट सब्जेक्ट टू फिटनेस ऐसी उनकी अवेलेबिलिटी रखी गई है। तो अगर जेमिमा फिट होती है, तो मैं नंबर 3 पे ज़रूर जेमिमा रॉड्रिग्स को देखना चाहूँगी। पर अगर वो फिट नहीं होती, तो दयालन हेमलता को ज़रूर चांस मिलना चाहिए नंबर 3 के ऊपर। उसके बाद नंबर 4 ज़रूर कप्तान हरमनप्रीत कौर, मुझे देखने में मज़ा आएगा। नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे ऋचा घोष, विकेट कीपर बैटर वो होंगे। नंबर 6 पे दीप्ति शर्मा, ऑलराउंडर, उनको मैं रखना चाहूँगी। नंबर 7 पे दोबारा जेमिमा की तरह ही और एक प्लेयर जिनका फिटनेस इश्यू जो थोड़ा-सा है, वो है पूजा वस्त्रकर। तो अगर वो फिट है, तो नंबर 7 पे वो आएँगी। अगर वो फिट नहीं है, तो शायद मैं श्रेयांका पाटिल को मौका देना चाहूँगी नंबर 7 पे। उसके बाद नंबर 8, 9, 10, 11 अगर हम देखें, तो 8 पे दोबारा एक ऑलराउंडर मुझे रखना है वहाँ पे, शायद अरुंधति रेड्डी या राधा यादव, इनके बीच टॉस अप ज़रूर हो सकता है। तो 8 नंबर पे शायद रेड्डी या राधा यादव, क्योंकि ये बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं, और गेंदबाज़ी अगर हम देखें, तो राधा यादव एक अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अरुंधति रेड्डी एक मीडियम पेसर है, और इनका हालाँकि रीसेंट फॉर्म अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके कारण उनको ओडीआई टीम में भी जगह दी गई है इंडियन टीम के अंदर। तो अरुंधति रेड्डी या राधा यादव। उसके बाद नंबर 9 पे मुझे आशा शोभना को देखना है, और नंबर 10 और 11 रेणुका सिंह ठाकुर ज़रूर एक प्लेयर हो सकती है, और उनके अलावा साइका इशाक, उनको मुझे देखने में मज़ा आएगा। काफी एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 जूली आपने प्रिडिक्ट किया है। एंड ओडीआईज में हमने देखा है कि जिनका भी आपने नाम लिया, उनके स्टैट्स काफी अच्छे रहे हैं। सो लेट्स सी कि साउथ अफ्रीकन टीम को वो कैसे फेस करते हैं, बिकॉज अभी वो श्रीलंका से एक मैच जीत के आए थे एंड एक मैच चमारी अट्टापट्टू की जो एक 195 की पारी आई थी, उससे वो हार गए थे। पर लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। सो साउथ अफ्रीका की बात करें तो अंकित, मैं आपसे थोड़ा बात करूंगी कि आप ब्रीफली डिस्कस करिए कि उनका प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है। देखिए, इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज कंडीशंस के हिसाब से जो अपने टीम श्रीलंका के खिलाफ खिलाई थी, उसमें ऑब्वियसली आप उतने एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ नहीं जाते हो, लेकिन अगर हम प्रोबेबल 11 की तरफ देखेंगे, तो मेरे हिसाब से मे बी साउथ अफ्रीका विल थिंक ऑफ गोइंग विद दैट एक्स्ट्रा स्पिनर। एंड बाकी आई थिंक मिडल ऑर्डर, आई थिंक दे हैव अ वेरी डिसेंट ऑर्डर, बिकॉज उसमें सुनील लुइस है आपके पास, मैरिसन काप उनका इंक्लूजन है। उसके अलावा अगर हम देखें, तो ऑब्वियसली लोरा टॉप ऑर्डर में लाइक ओपनिंग करते, तो उनके चलते
टॉप ऑर्डर इज वेरी सॉर्टेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लारा जो है, लारा गोडेल, आई थिंक कि उनके चलते ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन मोस्टली होना चाहिए। आई डोंट सी एनी चेंज वहाँ पे। लेकिन मिडल ऑर्डर एज अ सेट की काफी अच्छा है, जहाँ पे डी क्लर्क भी है, तो उसके चलते मिडल ऑर्डर और गेंदबाजी में आपके पास ओवरऑल विकल्प बहुत ज्यादा है। एंड आपके जो भी पेसर्स भी आती है उनके पास, वो जैसे मारिजान काप हो, ये पेसर्स के पास काबिलियत है कि इंडियन कंडीशंस में स्लोअर बॉल्स, बिकॉज ऑफ WPL के चलते एक्सपीरियंस मिला है। आई थिंक दे हैव दैट सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू यूज देयर स्लोअर बॉल्स या फिर कटर्स काफी अच्छे से, जिसके चलते एक अच्छे पेस बॉलिंग के विकल्प बन जाते हैं इवन इन इंडियन कंडीशंस। हालांकि मदद नहीं मिलती है, लेकिन बिकॉज वो वेरिएशंस के चलते आपको एक मौका मिलता है एज अ बॉलर टू यूज ऑल दोस वेरिएशंस to take the better of any of the batters, because भारतीय बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कैसे साउथ अफ्रीका इसको ओवरकम करता है इस चैलेंज को। या एक इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा उनको भी इंडिया जैसी टीम को फेस करने पे। बट हालांकि अभी इंडिया ने ओडीआईज नहीं खेला था, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 में एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया था, व्हाइट वॉश किया था सीरीज उन्होंने। तो काफी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग मैचअप है साउथ अफ्रीका और इंडिया का कि ओडीआईज में क्या है, क्योंकि हम चैंपियनशिप टेबल की भी बात करते हैं, उसमें भी उनको ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इस नजरिए से कि वो कैसा कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो की प्लेयर्स हो सकते हैं इस आने वाले मैच में। तो सबसे पहले कैप्टन हरमनप्रीत कौर इंडिया की हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि ओडीआईज में उनका परफॉर्मेंस कैसा है अभी तक एंड उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुआ है। एंड ये आप ग्राफिक देख सकते हैं। मैं आप सारे दर्शकों को बोलूंगी कि ये आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे आपको सारा डेटा मिलेगा प्लेयर्स के बारे में, हमारा डैशबोर्ड, हमने नया नया ये चीज लॉन्च किया है अपने वेबसाइट पे, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। आप एट ईज सारा डेटा आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सकता है। तो जूली, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि हरमनप्रीत कौर के आप डेटा के बारे में क्या बोलेंगे कि ओडीआईज में उनका प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है एंड कितने मैचेस वो खेल के कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं एंड उनको क्या डिफिकल्टीज फेस हो सकती है, फिर आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक हरमनप्रीत कौर है, जैसे कि हमने आंकड़े भी देखे उनके मैचेस, अगर हम देखें तो तकरीबन 130 वनडे मैचेस हरमनप्रीत कौर ने खेले हैं। तो यही दिखाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हरमनप्रीत कौर के पास। पहले उन्होंने जब शुरुआत करी थी तब एज अ प्लेयर वो खेलती थी, मिताली राज के लीडरशिप के अंडर हो या झूलन गोस्वामी के लीडरशिप के अंडर हो। और उसके बाद धीरे धीरे जैसा उनका एक्सपीरियंस बढ़ा है, तो हमने देखा है उनको कप्तानी भी मिली गई और उसके बाद भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करा है। अगर हम उनके रन्स भी देखें वनडे क्रिकेट के अंदर, तो काफी अच्छे रन्स है उनके पास। बट यहाँ पे जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनका जो डिसमिसल है, अगर हम थोड़ा उसको और जूम करने की कोशिश करें, जैसे उनके पहले हम चाहिए तो उनके एवरेज देख लेते हैं। उनका एवरेज अगर हम ओडीआईज में देखें तो तकरीबन 48 है, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन है किसी भी प्लेयर के लिए, खासकर एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए। जब हम अक्सर देखते हैं कि वो 2 डाउन बल्लेबाजी करने आती है, तो ये एवरेज बहुत बेहतरीन है। स्ट्राइक रेट हालांकि हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तकरीबन 75 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। और हमें पता है कि हरमनप्रीत कौर एक अटैकिंग बल्लेबाज है, तो ये स्ट्राइक रेट देखकर थोड़ा सा शॉकिंग जरूर महसूस करेंगे मेरे ख्याल से व्यूअर्स। बट आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई है, तो शायद वो एक वजह हो सकती है कि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा लो रहा है। अगर हम देखें हंड्रेड्स 50s उनके बल्ले से भी काफी आए हैं, और ऑब्वियसली हाई स्कोर 171 नॉट आउट, वो कैसे कोई भूल सकता है 2017 की वो जो इनिंग्स थी इंडो ऑस्ट्रेलिया जो सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने खेला था। तो आई थिंक काफी काबिलियत जरूर रखती है हरमनप्रीत कौर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक शी विल बी अ वाइटल कॉग इन द व्हील ऑफ द इंडियन बैटिंग लाइनअप। हालांकि पिछले कुछ अगर हम टूर्नामेंट्स देखें तो वो पुरानी हरमनप्रीत कौर हमें देखने नहीं मिली है, बट तो भी वी कैन नेवर राइट हर ऑफ। ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है, खासकर T20 वर्ल्ड कप जबकि आने वाला अक्टूबर में, तो 2-3 महीने ही बाकी है। तो ये सीरीज मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रिपरेटरी ग्राउंड होगा हरमनप्रीत कौर के लिए। और बोलिंग स्टैट्स भी हमने देखे उनके, हालांकि आजकल वो इतनी बोलिंग करती नहीं है, बट जब भी वो बोलिंग करती है तो कमेंटेटर्स भी अक्सर कहते हैं कि शी इज अ वुमन विद अ गोल्डन आर्म। तो उनको कभी भी अगर बोलिंग वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है अटैक के अंदर, तो वो विकेट लेना जरूर जानती है, पार्टनरशिप्स भी तोड़ सकती है। तो आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज है हरमनप्रीत कौर। तो आई थिंक उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो हरमनप्रीत कौर की विकेट कैसे निकाले, क्योंकि अगर इफ शी गेट्स गोइंग तो वो बिल्कुल भी अनस्टॉपेबल बन सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा जब भी साउथ अफ्रीकन बोलर्स हरमनप्रीत कौर के सामने बॉलिंग करेंगे तभी।
या उनका डिफिकल्टीज हो सकता है, उनका डिसमिसल समरी अगर हम थोड़ा और उसको डिटेल में देखें तो उनका अगर डिसमिसल समरी है तो देखिए वो कैच आउट वो 132 टाइम्स हुए हैं। एंड अगर उसको हम थोड़ा और फिल्टर करें कि साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ उनका क्या डिसमिसल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 9 बार वो कॉट हुए हैं एंड 5 बार उनको बोल्ड वो हुए हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स से। सो एक स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड, एंड हम बात करते हैं कि बोल्ड होना बहुत एक वैसा है कि जो बॉलर्स है उनका बहुत कैपेबिलिटी वो रख रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। एंड ओडीआईज में ही उस 9 में से 4 बार आप ओडीआईज में बोल्ड हुए हैं एंड 6 बार आप कॉट हुए हैं एंड बाकी 2 बार एलबीडब्ल्यू। तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ है, मुझे लगता है ऐसा कि सेट होने में कि आउट हो रहे हैं हम ऐसे डिसमिसल से। सो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड अगर हम बॉलर्स का देखें कि उनको किस बॉलर ने डिसमिस किया है, सो मोस्टली उनको मारिजान कैप ने 4 बार आउट किया है। तो एक ये मैचअप है एंड क्योंकि वो इस समय करंट प्लेयर हैं, करंट स्क्वाड में मारिजान कैप वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स हैं इस समय साउथ अफ्रीका के, उन्होंने उनको 4 बार आउट किया है इस डिसमिसल्स में। तो उनको थोड़ा पेस अटैक में प्रॉब्लम है आई फील। सो लेट्स सी कि हरमनप्रीत कौर इस चीज को कैसे चेंज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो अंकित, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी दीप्ति शर्मा के बारे में कि हमने देखा है कि हमने अभी मारिजान कैप का नाम लिया कि वो उनकी साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर अच्छी है, तो दीप्ति शर्मा इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स है। एक यंग गन मैं कहती हूँ उनको हमेशा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो अंकित, आप उनके बारे में क्या बात करना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं? देखिए, अगर दीप्ति शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर देखें तो उन्होंने पहला मैच वनडे ही जो था उनका भारत के लिए वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही किया था। एंड आई थिंक वो पल सबको याद है 2022 में जो वो साउथ अफ्रीका के मैच जो वर्ल्ड कप में हमने खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जो नो बॉल आया था, शायद हर इंडियन फैन का दिल टूटा था उससे। लेकिन आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिकेट कि आपको एक बार फिर मौका देता है कि टू प्रूव योरसेल्फ। एंड आई थिंक ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी सीरीज है फॉर दीप्ति शर्मा बिकॉज अब शी इज नो मोर यंगस्टर, लाइक वी कैन maybe use the term as a young experience player Yeah. in the Indian team, but अनुभव के चलते और WPL में भी अपना कद उन्होंने बढ़ाया जैसे खेलते गई है, तो उसके चलते मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कैसे बैटिंग करेगी। आई थिंक बॉलिंग में आई एम प्रीटी एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा सीरीज जाना चाहिए या फिर एक अच्छा टूर जाना चाहिए ये जो इंडिया साउथ अफ्रीका का है। तो बट मेरी निगाह है कि बैटिंग में क्या थोड़ा और ऊपर भेजा जाएगा, ताकि बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बिकॉज दीप्ति शर्मा ने जब बैटिंग करी है ना, एक जो चीज देखने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैज बैटेड विद टेल एंडर्स। लेकिन अगर वो लाइक्स ऑफ हरमनप्रीत कौर या फिर इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक आप ऋचा घोष को भी देखो, आई थिंक शी इज आल्सो वन ऑफ दोस इम्प्रूव्ड क्रिकेटर्स इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो अगर बैटर्स के साथ बैटिंग करेंगे शायद हो सकता है कि थोड़ा फ्रीडम के साथ बैटिंग करने मिले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर जब एक मेन बैटर टेल एंडर के साथ बैटिंग करता है वो फ्रीडम नहीं मिलता, बिकॉज आपकी विकेट पे एक प्राइस टैग बन जाता है जिसके चलते आप ओपनली शॉट्स नहीं खेलते। तो अगर 6 पे बल्लेबाजी करने मिले या फिर टॉप 6 में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और फ्रीडम के साथ बल्लेबाजी करके हमें देखने मिलेगा दीप्ति शर्मा, बिकॉज बॉलिंग में तो उन्होंने अपना काम लगातार कर रही है। लेकिन दीप्ति शर्मा द बैटर, आई थिंक उनका एक गेम हमें देखने मिलेगा अगर उनको थोड़ा और ऊपर बैटिंग करने मिले। या देख सकते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं उनके कि मे बी उनको हरमनप्रीत कौर ऊपर पुश करें कि आप परफॉर्म करो, बिकॉज अभी हमने बात करी कि अगर जेमिमा का फिटनेस का इशू है तो अगर वो उसी स्क्वाड में से किसी और को ऊपर जाने का चांस दे सकते हैं, तो दीप्ति शर्मा कैन डेफिनेटली बी वन पिक कि आप जाइए, आप उस पारी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अंकित, आपने सही बोला, वो टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में आप अगर जाते हैं तो हमने WPL में भी देखा था, वो जब ऊपर आए थे तब उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक चेंज दीप्ति हमें उस समय देखने को मिली थी। तो अब हम साउथ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मैं लॉरा वुलवार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ। जूली, आप साउथ अफ्रीकन स्किपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लॉरा वुलफार्ट हमें सब पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रही है और उनको अभी इस सीरीज के अंदर अभी कप्तानी का मौका मिला है। हालांकि टीम में सुने लीज जैसी सीनियर प्लेयर है जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कप्तान भी रह चुकी है, मारिजान काप जैसी एक सीनियर प्लेयर है, तो ये काफी एक अच्छा मौका है लॉरा वुलफार्ट के लिए मेरे ख्याल से। और अगर हम थोड़े से पैरेलल्स ड्रॉ करें मेंस क्रिकेट, इंडियन मेंस क्रिकेट के तरफ से खासकर, जब हमने देखा था कि जब धोनी टीम के अंदर थे बट तो भी उन्होंने
जब कोहली को कप्तानी दी थी, तो उनके अंडर वो ग्रूम हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है लॉरा वुल्फार्ट के लिए। हालाँकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार कप्तानी करने वाली है लॉरा वुल्फार्ट साउथ अफ्रीका के लिए। बट ये देखने में मज़ा आएगा कि वो सुनेलीस या मारिजान काप उनके अंडर कैसे ग्रूम होती है एज़ अ कैप्टन। और एज़ अ बैटर हम देख सकते हैं एक बाएँ हाथ की वो बल्लेबाज़ है, माफ़ कीजिएगा दाएँ हाथ की बल्लेबाज़ है, ओपनिंग करती है साउथ अफ्रीका के लिए और उनके जो कवर ड्राइव्स हैं, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है हमें और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है उनके पास। उसके बाद हम देख सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स हो या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स हो, तो अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने काफ़ी टी20 फ्रैंचाइज़ क्रिकेट टूर्नामेंट खेले हैं, टी10 100 जैसा टूर्नामेंट भी खेला है और डब्ल्यूपीएल के अंदर भी हमने देखा था उन्होंने गुजरात जायंट्स के लिए भी ओपन किया था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिकेट खेलने का। बट अगर हम ओडीआईज़ भी देखें उनके तो 97 मैचेस वो ऑलरेडी खेल चुकी है, तो जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रही थी, हालाँकि केवल 26 साल की ये खिलाड़ी है, बट यही दिखाता है कि 26 साल में उन्होंने ऑलरेडी 97 मैचेस खेल लिए, तो काफ़ी यंग एज में उनको डेब्यू करने का मौका मिला है और उसके बाद उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी जगह बनाई रखी है टीम के अंदर। तकरीबन 4000 के करीब उनके ओडीआई रन्स है, एवरेज भी आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, 45 प्लस है और मेरे ख्याल से किसी भी ओपनिंग बैटर के लिए इतना अच्छा एवरेज होना, ये बेहतरीन साइन है। तो यही दिखाता है कि वो अच्छी स्टार्ट करके देती है साउथ अफ्रीकन टीम को। स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, पर हम अक्सर यूजुअली देखते हैं वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कि तकरीबन 70 टू 80 के बीच स्ट्राइक रेट होते हैं किसी भी अच्छे बल्लेबाज के। तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर है उनके पास, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, बट रन्स है, एक्सपीरियंस है, तो इनको देखने में मज़ा आएगा। और खासकर जब इंडियन कंडीशंस में वो टेस्ट होंगे, जैसे कि मैंने डब्ल्यूपीएल के बारे में भी बात की कि उनको ज़रूर एक्सपीरियंस मिला है 1-2 महीने पहले जब वो डब्ल्यूपीएल खेलने आई थी, तो इंडियन कंडीशंस का उनको अच्छा अनुभव मिला है और 2021 में भी जब लखनऊ में आई थी साउथ अफ्रीकन टीम, तभी भी वो पार्ट थी, तो इंडिया में एक्सपीरियंस है उनको खेलने का। हम अगर उनके डिसमिसल्स भी अगर देखने की कोशिश करें कि वो कैसे आउट हुई है या कौन से गेंदबाजों ने उनको तकलीफ दी है, अगर हम उसके ऊपर भी नज़र डालें तो शायद कुछ पता चल सकता है उनके बारे में एब्सोल्युटली। तो इनकी ये डिसमिसल समरी हम देख सकते हैं। तकरीबन बोल्ड का परसेंटेज काफ़ी कम है, रिलेटिवली कम है, तो यही दिखाता है कि टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बल्लेबाज। कॉट ज़्यादा हुई है, तो यही दिखा रहा है कि शायद अटैक करने की कोशिश हो या कॉट बिहाइंड भी वो आउट हुई होगी। बट अगर हम इंडिया के खिलाफ अगर देखें तो उनके डिसमिसल्स कैसे रहे कि कौन से इंडियन गेंदबाजों ने लॉरा वुल्फार्ट को तकलीफ दी है, आई थिंक और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। और शायद बैटल जिसकी हमने हरमनप्रीत कौर और मारिजान काप वो बैटल के बारे में बात करी थी, तो देखते हैं कि लॉरा वुल्फार्ट के सामने कौन-सी गेंदबाज हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं दीप्ति शर्मा 4 बार उन्होंने लॉरा वुल्फार्ट को आउट करा है, तो एक ऑफ स्पिनर ने उनको तकलीफ दी है। शिखा पांडे ने भी 4 बार, पर हालाँकि शिखा पांडे स्क्वाड का हिस्सा है नहीं। हरमनप्रीत कौर काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है वहाँ पे, तो 2 बार उन्होंने आउट करा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो शायद ऑफ स्पिनर्स ने काफ़ी परेशान किया है लॉरा वुल्फार्ट को, क्योंकि अगर हम ये डिसमिसल बाय बॉलर देखें तो दीप्ति शर्मा 4 बार, हरमनप्रीत कौर 2 बार और आखिर में अगर हम देखें तो राधा यादव ने भी उनको 2 बार आउट करा है। तो बेसिकली स्पिनर्स ने काफ़ी तकलीफ दी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है और अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट अगर ये डिसमिसल बाय बॉलर का समरी देख रहे हैं जो फीमेल क्रिकेट ने प्रोवाइड करा है यहाँ पे, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। यूजुअली हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स ओपन करते हैं गेंदबाजी ओडीआईज़ के अंदर, बट यहाँ पे कुछ एक अलग पत्ता फेंक सकती है हरमनप्रीत कौर। उनको भी याद होगा कि शायद उन्होंने भी उनको आउट करा है लॉरा वुल्फार्ट को, तो शायद दीप्ति शर्मा अगर गेंदबाजी ओपन करे, तो एक अलग पिक्चर हमें देखने मिल सकता है। जी, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपने जूली स्पिनर्स का जो बोला, तो आप देख सकते हैं कि जब हम सिर्फ स्पिनर्स की बात करते हैं, तो वो 6 बार स्पिनर्स से बोल्ड हुए हैं। उनका बोल्ड का जो परसेंटेज है, वो स्पिनर्स के खिलाफ बढ़ जाता है एंड एक बार एलबीडब्ल्यू भी वो उनसे हुए हैं। तो यानी अगर एलबीडब्ल्यू और बोल्ड को मिलाएँ, तो कॉट का उनका 50-50 परसेंटेज हो जाता है। तो स्पिनर्स के खिलाफ हम सही आपने बोला कि लॉरा को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो अभी इंडियन के पास काफी अच्छे स्पिनर्स हैं एंड अभी राइजिंग में शंका पाटिल भी ऐड हुए हैं। आशा शोभना का भी हमने देखा कि टी20 आईज में डेब्यू हुआ है, बट ओडीआईज में भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो उनके खिलाफ एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये तो हमारा डिस्कशन था लॉरा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाडीन डे क्लर्क के बारे में कि वो भी एक साउथ अफ्रीकन बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। तो अंकित, आप उनके एक क्रूशियल पॉइंट पे उनका कितना मेजर रोल हो सकता है आने वाले मैच में ओडीआईज में, आप उस पे क्या कहना चाहते हैं?
देखिए जब 2021 में जैसे जूली ने भी कहा कि हमारा एक सीरीज हुआ था वहाँ पे ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका 4-1 से जीता था, लेकिन ये हिस्सा थी उस सीरीज का। एंड आई थिंक जब आप किसी कंट्री में सब कॉन्टिनेंट हो, अगर आप किसी कंट्री में आपने पहले टूर किया और आप वापस टूर कर रहे हो, तो एज अ क्रिकेटर ये इंटरेस्टिंग दिखना होता है, बिकॉज उस टाइम तो ऑब्वियसली वो थोड़ी यंग थी, लेकिन वो 2 इयर्स के स्पैन में उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है एंड WPL का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि उन्होंने एज अ क्रिकेटर कितना ग्रो किया, बिकॉज इस बार उस टाइम तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम में। अभी थोड़ी सी यंग टीम है ऑब्वियसली लेड बाय अलोरा, लेकिन बैटिंग में इंटरेस्टिंग इनका रोल थोड़ा और बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। बॉलिंग आई फील कि साउथ अफ्रीका इज अ वेरी डिसेंट लाइनअप की डेफिनेटली दे कैन हैंडल द इंडियन बैटिंग यूनिट, लेकिन बैटिंग में नंबर 5 नंबर 6 पे हालांकि मारिजन कैप एंड इनका भी जो बैटिंग के नंबर्स है जिस नंबर पे आती है लगभग लोअर मिडिल ऑर्डर 5-6 पे आती है, तो एंड भारतीय कंडीशंस में उस नंबर पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, क्योंकि होता है कि आप 30 ओवर के बाद आते हो जब आपकी टीम को क्रूशल और जल्दी रन चाहिए होते हैं, या फिर एट टाइम्स अगर आपकी टीम फंसी हुई है तो आपको 20 या 10 ओवर के अंदर आना पड़ेगा एंड देन फिर एक लंबी इनिंग्स खेलना। तो दोनों साइड से देखें तो आसान नहीं होगा। और अगर इनके आंकड़े देखें तो वनडेज में ऑब्वियसली इतने 36 मैचेस से खेले, लेकिन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से निगाह आई थिंक बैटिंग की तरफ रहेगी। जो उनका जो बैटिंग का एवरेज है जो लगभग 21 के अराउंड है, थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि ये जो इंडिया में बैटिंग जल्दी आनी पड़े और फिर शायद इस औसत से काम नहीं बढ़ाना, आपको 70-80 को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक एवरी चैलेंज प्रोवाइड्स यू विद द अपॉर्चुनिटी, जो इनके लिए आई थिंक। एंड बॉलिंग में भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अपने वेरिएशंस को कैसे यूज करते हैं, बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर कि इंडियन बैटिंग की अब अंदाज बदल गया। आई थिंक द लाइक्स ऑफ शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, खास करके शेफाली आई थिंक उतना वक्त नहीं लेगी अपना अब बल्ला चलाने के लिए। तो फिर how she comes up with her strategies with the ball is also one thing which we can watch out for. Yeah, definitely she's a player we can watch. And अगर अभी तक हम डिसमिसल समरी की बात करें, तब हम थोड़ा विकेट समरी को डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार से विकेट लेती हैं। तो इनका अगर हम देखें विकेट समरी का, तो ऑल ओवर इनका जैसे राइट हैंडेड बैट्समैन है, इंडिया के पास काफी लाइनअप है उसका, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने 36 टाइम्स बैटर्स को आउट किया है। एंड अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 5 बार कैच आउट हुए हैं इंडियन बैटर्स एंड 3 बार LBW हुए हैं। तो राइट हैंडेड में, और हरमनप्रीत कौर जिनका भी हमने डिस्कशन किया था, उनका 2 बार विकेट इन्होंने लिया है। तो और जेमिमा रॉड्रिग्स भी अभी जो सब्जेक्ट टू फिटनेस पे है, पर उनका भी 1 बार विकेट ले चुकी है। अब अगर हम थोड़ा लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के बारे में बात करें तो काइंडली कैन हैव दैट ऑन स्क्रीन। थैंक यू। तो हमने देखा कि वो जो LBW का परसेंटेज था वो बिल्कुल खत्म हो गया एंड कॉट किया है। एंड दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, इन लोगों को उन्होंने 2 बार कैच आउट में डिसमिस किया है इंडिया में। तो एक हम देख सकते हैं कि उनको लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों ही, उसमें हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना को उन्होंने उन जैसे प्लेयर्स को आउट किया है। तो उन्होंने लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो उनका बॉलिंग में हम देख सकते हैं कि काफी दबदबा रहा है एंड इंडियंस को प्रॉब्लम हुआ है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड उनका ओवरऑल अगर हम देखें वुमेन्स ओडीआईज में कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने ओवरऑल कितने विकेट्स अपने नाम दर्ज किए हैं, तो 6 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं इस बार। तो फिर काफी एक इंटरेस्टिंग मैचअप है नैडीन डे क्लर्क का, आई फील। तो ये तो हमारा डिस्कशन था प्लेयर्स के बारे में डिटेल में। मैं व्यूअर्स को बोलूंगी प्लीज आप भी हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप खुद से सर्च करिए, आपको इतना सारा ऑप्शंस है वहां पे कि आप पर टीम का, किस ईयर का, हर चीज को फिल्टर करके आप देख सकते हैं। So now let's move on to the Fantasy 11 predictions of South Africa versus India first ODI. एंड अगर हम इस वनडे की बात करें तो हमने विकेट कीपर्स में ऋचा घोष को लिया है। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहाँ बल्लेबाजी करेगी, बिकॉज अगर जिम्मेमा नहीं होगी तो शायद हो सकता है कि टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करते हुए दिखे। तो लेकिन विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके वजह से एक बहुत अच्छा मल्टी डायमेंशनल ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। बैटर्स में हमने 4 लिए, जिसमें से 2 साउथ अफ्रीकन बैटर्स है, लोरा वॉल्वर्ट आई थिंक
श्रीलंका के खिलाफ जो जितने रन्स बने थे, जिस क्वांटिटी में बनाए थे, आई थिंक इट माइट गो एज अ टेम्पटिंग ऑप्शन फॉर अगर आप स्मॉल कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो उस लिहाज से आई थिंक शी कैन बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन एंड ऑब्वियसली स्मृति मंदाना एंड हरमनप्रीत कौर। आई थिंक हरमनप्रीत तो खैर अभी गेंदबाजी भी करती है, तो फिर उस लिहाज से एक और आप बेहतरीन ऑप्शन मे बी यू माइट लुक her as well as an option in terms of vice captaincy या captaincy and Sunil Uch, I think ये भी हल्की सी लेग स्पिन करती है, तो उसके चलते हालांकि नाम बैटर्स में है, लेकिन अगर इनकी भी गेंदबाजी भारतीय कंडीशंस में कैन बी इम्पैक्टफुल, तो फिर काफी अच्छे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटर्स में भी ऐसे आपको एक दो प्लेयर्स है जो गेंदबाजी करते हैं, तो यही हमारी विकेट कीपर्स और ये बैटर्स रहेंगे इस मैच के लिए। अगर हम ऑलराउंडर्स देखें तो यहाँ पे 4 बड़े ऑलराउंडर्स रखे हैं फैंटेसी पिक्स के अंदर। मारिजान काप, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार और नदीम दी क्लर्क। तो मारिजान काप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, बल्ले से भी और गेंद से भी वो कमाल करती है। साउथ अफ्रीकन टीम के लिए काफ़ी सालों से खेलती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और अक्रॉस द वर्ल्ड उनको खेलने का अनुभव ज़रूर है। राइट हैंडेड बैटर है और राइट आर्म मीडियम पेसर है और शायद गेंदबाजी की शुरुआत भी कर सकती है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए फर्स्ट ओडीआई में। उनके बाद दीप्ति शर्मा, उनको कप्तान भी रखा है। दोबारा एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेफ्टी बैटर है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। मिडिल ऑर्डर में हम उनको देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, और जैसे कि अंकित ने कुछ समय पहले कहा कि शायद उनको अगर थोड़ा अप दी ऑर्डर भी मौका मिले तो वो देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि अगर हम इंडियन टीम का अगर बैटिंग ऑर्डर देखें तो स्मृति मंदाना के अलावा कोई लेफ्टी बैटर है नहीं उस टॉप 5 के अंदर। तो शायद दीप्ति शर्मा को थोड़ा सा एक प्रमोशन मिल जाए, नंबर 3 नंबर 4 पे भी अगर उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो देखने में काफी मजा आ सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी जरूर है उनके पास। और ऑफ स्पिन गेंदबाजी, वो किसी भी फेज ऑफ द इनिंग्स में गेंदबाजी कर सकती है, विकेट टेकिंग बॉलर है और एक एक्सीलेंट फील्डर भी है मेरे ख्याल से। तो दीप्ति शर्मा है। उनके बाद पूजा वस्त्रकर को टीम के अंदर रखा गया है, राइट आर्म मीडियम पेसर है और लोअर डाउन दी ऑर्डर काफी अच्छी हिटिंग कर सकती है, पिंच हिटर के रूप में वो आती है, बड़े बड़े 6 लगा सकती है पूजा वस्त्रकर। और उनके बाद नदीम दी क्लर्क, जिनके बारे में भी इस डिस्कशन के अंदर हमने चर्चा करी थी, उनको वाइस कैप्टन रखा गया है ऑलराउंड कैपेबिलिटीज के ऊपर। और एक अच्छी राइट आर्म मीडियम पेसर है। ज्यादा पेस है नहीं उनके पास, बट आई थिंक जो उनके पास जो वेरिएशंस है या वो कटर्स का जो इस्तेमाल करती है, मेरे ख्याल से इंडियन कंडीशंस के अंदर वो काफी यूजफुल हो सकता है। और ऑफ कोर्स बैट से भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। अगर बॉलर्स की बात करें तो मैंने दोनों ही राइट आर्म मीडियम पेसर्स खाका और रेणुका सिंह को लिया है, साउथ अफ्रीका और इंडिया से रिस्पेक्टिवली। तो खाका का काफी अगर मैं बात करूं, उन्होंने काफी ओडीआई मैचेस भी खेले हैं, उनका काफी एक्सपीरियंस भी है। पर रेणुका सिंह अभी हाल ही में काफी अच्छा उन्होंने इंडिया के लिए प्रदर्शन दिया है ओडीआईज में, और 10 ओडीआई में उनके लगभग 19 विकेट्स हैं, तो उनका भी काफी अच्छा एक रह सकता है फॉर्म इस समय ओडीआईज में। तो ये हमारी फैंटेसी टीम थी ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फर्स्ट ओडीआई। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में कि आईसीसी चैंपियनशिप टेबल को अगर हम नजर में डालें तो इंडिया इस समय 6th पोजीशन पे है और उनके 15 पॉइंट्स उनके नाम दर्ज हैं, और साउथ अफ्रीका इस समय 3rd पोजीशन पे है 23 पॉइंट्स के साथ। तो उनका 6 मतलब टॉप 6 जो अभी हम जाने वाला है, जैसा कि हमको मालूम है, तो उसमें इंडिया के पास लेकिन अभी काफी मौका है, काफी मैचेस बचे हैं। एंड साउथ अफ्रीका इस समय कम मैचेस है, बट 23 पॉइंट्स उनके पास ऑलरेडी उनके खाते में दर्ज हैं। तो जूली, मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में आपके हिसाब से कौन इस बाजी को जीत सकता है, वो पॉइंट्स कौन ले सकता है? काफी ये बहुत टफ क्वेश्चन है प्रशस्ति, मैं कहूंगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े भी देखें इन दोनों टीमों के तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जरूर इंडिया के पक्ष में है। 15 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 12 साउथ अफ्रीका के फेवर में है ओडीआईस के अंदर, बट ज्यादा भी फर्क है नहीं। बट अगर हम रिसेंट फॉर्म भी इन दोनों टीमों का देखें तो पिछले 5 मैचेस में ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने केवल 1। तो अगर हम केवल आंकड़े देखें तो ऑब्वियसली लगेगा कि शायद साउथ अफ्रीका का पगड़ा भारी है, बट आई थिंक आई वुड नॉट राइट ऑफ इंडिया, क्योंकि होम कंडीशंस में खेलने वाले हैं। काफी अच्छा मौका है इंडियन टीम के पास टू रिडीम देमसेल्व्स, जैसे कि हमने 2021 की भी बात की थी इस डिस्कशन के अंदर कि 4-1 से हारी थी इंडियन टीम वो सीरीज। तो जरूर हरमनप्रीत कौर और बाकी टीम ये सोचेगी कि दोबारा साउथ अफ्रीका को हमने बुलाया है, इनवाइट करा है हमारे होम कंडीशंस के अंदर, तो यहाँ पे तो रिवेंज लेना बनता है। तो
मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ओडीआई जो बेंगलुरु में खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है एक रिलेटिवली स्मॉलर ग्राउंड है। यहाँ पे चौकों और छक्कों की बारिश ज़रूर हो सकती है, तो एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है शायद इंडियन टीम के पास अच्छा मौका है ये मैच जीतने का, क्योंकि अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज़ जो हुई थी T20I की, 5-0 से बांग्लादेश को हराया, तो एक विनिंग मोमेंटम लेकर आएँगी। हालाँकि साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन है कंपेयर्ड टू बांग्लादेश, बट आई थिंक कॉन्फिडेंस से के साथ उतरेंगी इंडियन टीम, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ओडीआई शायद इंडियन टीम जीत सकती है। या अंकित, आप जूली के साथ एग्री करते हैं या फिर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे इस पर? Prashasti, you were mentioning about championship points table. I think उस लिहाज से I am assuming कि भारतीय टीम obviously उनका तो qualification confirm है, but साउथ अफ्रीका भी हो ही जाएगी because 23 points are I think sufficient enough to make a team qualify. तो उस लिहाज से अगर हम current standings देखें तो I think 23 points should be sufficient, and I'm expecting I think एक दो मैचेस यहाँ पे शायद जीत भी जाएंगे वो। लेकिन वनडेज में I feel T20 शुड बी लाइक अ 50-50 सीरीज, अगर हम देखें तो बहुत क्लोज हो सकता है। एंड वनडेज में आई फील आई थिंक साउथ अफ्रीका फेवरेट्स। ऑब्वियसली पिछला सीरीज उनका भी खराब गया था, श्रीलंका के खिलाफ घर पे मात मिली थी, लेकिन इस बार शायद बिकॉज इंडियन बैटिंग में थोड़े से नए फेसेस है, एंड आई थिंक इस फॉर्मेट को कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं। द लाइक्स ऑफ जेमिमा ने तो खेला भी है, लेकिन वो क्या खेलेंगे ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फोकस ऑब्वियसली लोरा पे भी रहेगा कि क्या उतने बड़े रन जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे, क्या वो भारतीय टीम के खिलाफ खेल पाती है। लेकिन एक और उम्मीद रहेगी जिसके शायद साउथ अफ्रीकन फैंस भी एक साथ होंगे कि बिन बुलाए मेहमान आई थिंक बारिश नहीं आनी चाहिए। आई थिंक ये उम्मीद रहेगी, एंड शायद सिर्फ संडे के मैच के लिए नहीं, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज ये उम्मीद रहेगी कि रेन शुडंट प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट थ्रू आउट द सीरीज। यार वो तो फैंस का सबसे ज्यादा वो रहता है कि रेन से स्पॉइल ना हो, बिकॉज सबको एक टफ कंपटीशन देखना है, सब एक इंटरेस्टिंग है। इतना वेट किया हमने साउथ अफ्रीका इंडिया सीरीज का कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है ओडीआई सीरीज। सो लेट्स सी। व्यूअर्स प्लीज आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन ये चैंपियनशिप पॉइंट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो कौन लेके जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। हम सारे मैचेस यही इसी चैनल पर कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि आप स्टे ट्यून करें एंड वो बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।